एक बहुत लंबे गैप के बाद एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एंड आई थिंक इट हैज़ बिन 6 मंथ, मे बी 6 और 7 मंथ्स। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं क्लासेस नहीं डाल रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फिर से जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ उसको शुरू कर पाऊँ। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से जो भी मैं क्लासेस डालूंगी दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर यू नवंबर 24 एग्ज़ाम। और आज हम शुरू करने वाले हैं कैपिटल गेन से। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैपिटल गेन में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 45(1) जो कि चार्जिंग सेक्शन है। ये आपको बोलता है कि प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain in the previous year in which transfer took place। मतलब अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जिस ईयर में ट्रांसफ़र हो रहा है उसी ईयर में वो कैपिटल गेन पे उसी ईयर में वो जो कैपिटल गेन हुई है वो इनकम जो है आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 14 आपका सबसेक्शन 14 बोलता है ऑफ सेक्शन 2 अगर आपको पता होगा तो ये डेफिनेशन का सेक्शन है। डेफिनेशन का सेक्शन आपको ये बोलता है ऑफ सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट का डेफिनेशन आपको ये बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। दो चीज़ें बोलता है। आप एसएससी हो, आप इनकम टैक्स में आपकी इनकम टैक्सेबल होती है, मतलब आप एक एसएससी हो। आपने कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड करी है, चाहे वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है या आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी कैपिटल एसेट बन जाएगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी आपका डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है। उसके बाद से बोल रहा है कि अगर आप एक एफआईआई हो, पहले उसने बोला कि अगर आप एक एसएससी हो, दूसरे पॉइंट में वो बोल रहा है कि अगर आप एक एफआईआई हो और अगर आपने सिक्योरिटी हेल्ड किया है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उस सिक्योरिटी को हम ऐसे मानेंगे जैसे कि वो आपका कैपिटल एसेट हो। अगर आप उससे बेचेंगे तो आपका जो इनकम होगा वो कैपिटल गेन होगा, अगर आपको उस पर लॉस हुआ तो वो आपका कैपिटल लॉस होगा। लेकिन जो ये जनरलाइज टर्म था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी कार हो गई, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, फर्नीचर हो गया, सब कुछ, ये पहले पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एसएससी है तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है कैपिटल एसेट बन जाती है। और अगर मैंने अपना कुछ फर्नीचर बेचा तो उस पर भी अगर मुझे कैपिटल गेन हुआ तो वो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। तो एक्सेप्शन में ये बोला गया है कि ये यहाँ पे जो जनरलाइज किया गया उसको हटाने के लिए ये बोलते हैं कि कैपिटल एसेट में कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। और उनमें से सबसे पहला पॉइंट है एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी रेफर्ड इन सब क्लॉज बी। जो यहाँ पे सिक्योरिटी रेफर हुआ है, इसके अलावा अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। चलो जो ब्रैकेट में है ना, उन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। एनी स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, मतलब कि यहाँ पे जो एसएससी आपको डिफाइन हो रहा था, अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है इस एसएससी के पास तो वो उसका कैपिटल एसेट नहीं बनता है। उसको अगर वो बेचता है तो उस बेचने पे अगर उसको इनकम होता है तो वो इनकम आपकी बिजनेस इनकम बनती है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अब हम ब्रैकेट का पार्ट पढ़ते हैं। ब्रैकेट में लिखा है अदर देन सिक्योरिटी रेफर्ड इन सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी आपका डील करता है एफआईआई से। एफआईआई के पास अगर सिक्योरिटी है तो हो सकता है कि वो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट हो, तो कोई बात नहीं, वो तो कैपिटल एसेट है और हम भी बोल रहे हैं कि कैपिटल एसेट है। बट जनरली एफआईआई बहुत बड़ा एक हमारे शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करते हैं। तो वो जो डील करते हैं ना, वो एज ए कैपिटल एसेट डील नहीं करते हैं। वो कैसे डील करते हैं? वो डील करते हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड। इवन दो उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, वो हर रोज़ बेच रहे हैं, हर सेकंड बेच रहे हैं, हर एक दिन उनका कुछ करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, स्टिल हम उस सिक्योरिटी को क्या बोलेंगे कि वो कैपिटल एसेट है, वो हम आपका स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे इस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल, जो कपड़े होते हैं, फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज़ बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लेंगे तो आपकी मदर अगर होम मेकर हैं देन शी इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर फादर। सो अगर कोई या फिर आप हैं, टुडे यू आर नॉट अर्निंग, तो आप भी डिपेंडेंट हुए अपने फादर पे। सो सेम वे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने कहा आप अपने फादर का एग्जांपल लीजिए, तो आपके फादर पे डिपेंडेंट हो गई आपकी मदर एंड यू योरसेल्फ। तो आप लोग अगर डिपेंडेंट है तो आप लोगों की पर्सनल यूज़ की चीज़ें एंड ऑल्सो योर फादर की पर्सनल यूज़ की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें
आपकी कैपिटल एसेट में नहीं इंक्लूड होंगी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन जो है आपको ये बोलता है, पहले आपको जनरलाइज सारी चीज़ों को, अगर मैं एक एसएससी हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेके बोलती हूँ, तो मेरे नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी मेरी कैपिटल एसेट बन जाती है। लेकिन फिर हमारे पास आ गया एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़न में बोलता है कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, अगर मैं किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड जो है अगर मैंने बिजनेस के लिए रखा हुआ है या प्रोफेशन के लिए रखा हुआ है, तो वो मेरा कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। अंडरस्टूड? बी पॉइंट मेरा ये बोलता था कि अगर कोई एफआईआई है और उस एफआईआई ने अगर सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ है, तो वो सिक्योरिटी आपका, चाहे वो एज ए कैपिटल एसेट होल्ड किया हो, चाहे वो आपका स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया हुआ हो, इन एनी केस वो सिक्योरिटी आपका कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी। रिमूवल के पॉइंट में दूसरा पॉइंट आपका ये बोलता है कि पर्सनल इफेक्ट की जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हैं, जैसे कि आपका कोई ड्रेस हो गया, आपकी फर्नीचर हो गई, आपकी कार हो गई, जो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए हैं, या फिर कोई आपके ऐसे फैमिली मेम्बर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए हैं, तो वो चीज़ें भी आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर चली जाती हैं। बट एक्सक्लूड, दूसरा पॉइंट आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का एक्सक्लूज़न है, बट इस पॉइंट का भी एक एक्सक्लूज़न है, वो है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि मैंने अपनी कार बेची, उस पर मुझे कैपिटल गेन हुआ, तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर मैं अपनी ज्वेलरी बेचती हूँ, अगर मेरे पास कोई बहुत पुरानी विंटेज चीज़ है, मैं कोई अपनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बेचती हूँ, मैं कोई अपनी पुरानी ड्राइंग्स बेचती हूँ, मैं कोई पेंटिंग्स बेचती हूँ, कोई स्कल्पचर्स बेचती हूँ, या फिर कोई वर्क ऑफ आर्ट बेचती हूँ, इन चीज़ों पे इवन दो ये चीज़ें मेरी पर्सनल यूज़ की हैं, मैंने इन चीज़ों को अपने घर में लगा रखा है, डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के लिए लगा रखा है, ये हुई तो मेरी पर्सनल यूज़ की। मैं ज्वेलरी पहनती हूँ तो वो भी मेरे पर्सनल यूज़ की हुई। बट स्टिल इन चीज़ों को जो है हम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन है, इसका मतलब ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। अब ज्वेलरी का मतलब बताया गया है कि ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीसियस मेटल। एलॉय मतलब जो दो चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीसियस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, whether or not worked or sin into any stitching, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, into any wearing apparel, precious or semi precious stone whether or not set in any furniture, utensils or other article or work or swelled into any wearing apparel। यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक, मैं आपको दोनों ये दो जो पॉइंट्स हैं इनका मतलब बताती हूँ। जब मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म बोला ना कि ज्वेलरी, तो आपके मन में ये आया होगा कि अगर मैंने कुछ, जैसे मैंने इयररिंग्स पहनी है, ये एक ज्वेलरी है, अगर मैं कुछ कंगन पहन लूँ तो ये एक ज्वेलरी है। बट ज्वेलरी को बहुत एक्सटेंसिवली डिफाइन किया गया है, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर या फिर एलॉय जो बोल रहे हैं, जो दो मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, तो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, कोई प्रीसियस स्टोन हो, सेमी प्रीसियस स्टोन हो, इन सारी चीज़ों को हम ज्वेलरी बोलेंगे। और ज्वेलरी सिर्फ वो नहीं जो आप जनरलाइज टर्म में समझ रहे हैं कि एक ईयरिंग, एक बैंगल या फिर एक टीका, वो ही एक ज्वेलरी नहीं हुई। अगर आपने किसी प्रीसियस स्टोन को, या फिर अगर आपने कोई अपने इंटीरियर में, अपने सोफ़ा में आपने अगर यहाँ पे कुछ एक डायमंड लगा दिया, दैट इज़ ऑल्सो योर ज्वेलरी। यहाँ पे बोला गया है भाई प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, या फिर अगर आपके पास कोई यूटेंसिल्स है, मैंने बोला कि मेरे पास सोने की एक कटोरी है, एक बाउल है मेरे पास जो कि सोने का है, दैट इज़ ऑल्सो योर ज्वेलरी। और अगर आप उसे बेचते हैं तो फिर वो आपका, उस पर कैपिटल गेन हुआ तो वो आपका कैपिटल गेन हेडिंग में टैक्सेबल हो जाता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीसियस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन वेदर और नॉट वर्कड और लीव इट। मैं समझाती हूँ आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं। जो आप जनरलाइज टर्म में समझ रहे हैं ज्वेलरी, वो ज्वेलरी हुई। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टोन है, सेमी प्रीसियस स्टोन है, या फिर कोई भी मेटल अगर आपने अपने सोफ़ा में लगाया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो योर ज्वेलरी। अगर आपने सुना होगा ना कि कई सारी बनारसी साड़ी पे जो ऑथेंटिक होती हैं उनमें सोने का काम किया होता है, तो अगर यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी कोई वेयरिंग एपरल है, कोई ड्रेस है,
एक कॉमन लैंग्वेज में समझे तो कोई अपैरल मतलब अगर आपके पास कोई ड्रेस है जिस पे कोई गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम का काम किया हुआ है या फिर कोई सेमी प्रेसियस या प्रीसियस स्टोन लगे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो योर ज्वेलरी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? FII investor means any such investor as central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. Security shall have the same meaning assigned to it in the Security Contract Regulation Act. यहाँ पे बोलते हैं कि FII का हमने ऊपर पढ़ा ना कि FII के पास अगर सिक्योरिटी है तो ये सिक्योरिटी हमारा हर एक केस में वी डू नॉट हैव टू सी कि ये एक्चुअली में एज ए कैपिटल एसेट ट्रीट हो रहा है या नहीं, वो हर एक केस में आपका क्या मानी जाएगी, वो हर एक केस में आपका कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो FII के डिफिनेशन में ये बोलते हैं, FII हम उन्हें कहेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया हुआ है। और सिक्योरिटी के डिफिनेशन में ये बोलते हैं कि जो भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सिक्योरिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में भी सिक्योरिटी का डिफिनेशन वही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट है, अच्छा देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है जब हम पॉइंट पढ़ते हैं हमें समझ में तो आता है बट हम लिंक नहीं कर पाते हैं कि हम एक्चुअली किस चीज़ का हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट पढ़ा ये कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा क्या कि कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ा कि ये चीज़ें कैपिटल एसेट बनती हैं, जिनमें दो बहुत ही जनरलाइज टर्म आ गए कि अगर कोई एसएससी के पास कुछ भी जितना भी उसके पास एसेट है वो सबको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। बट हम अब पढ़ रहे हैं एक्सक्लूजन ऑफ कैपिटल एसेट, किन चीज़ों को हम कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे या एक्सक्लूड कर देंगे। उसमें हमारा पहला पॉइंट था कोई स्टॉक इन ट्रेड अगर है वो, तो दूसरा पॉइंट था अगर कोई पर्सनल इफेक्ट की पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो, बट उसका एक्सक्लूजन भी था। देखो एक्सक्लूजन का जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, मतलब अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है वो अगर इंडिया में है, रूरल एरिया में है, तो उसको अगर बेचने पे हमें कैपिटल गेन होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन किया गया है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, मतलब कि कुछ एरिया स्पेसिफाइड किए गए हैं, अगर वो उस एरिया में सिचुएटेड नहीं है तो वो आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। और उस लैंड को अगर आप बेचते हैं और अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। अब जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ ऐसी है, वो एरिया और पॉपुलेशन को बेस बना के बांटा गया है। अगर म्यूनिसपैलिटी है आपकी तो इस म्यूनिसपैलिटी का जनरली जो पॉपुलेशन होता है वो मोर देन 10,000 ही होता है, तो अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो वो आपका एक अर्बन एरिया बनता है। और अर्बन एरिया जैसे ही वो बनता है, अगर उसको और वहाँ पे अगर आपके पास कोई लैंड है जिस पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्योंकि वो अर्बन एरिया बन गया आप उसको बेचिए और अगर आपके पास कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आपके पास सपोज करो, इसको अभी ध्यान मत देना, ठीक है, मेरी बातों को सुनना, ये आपका म्यूनिसपैलिटी का एरिया है, अंडरस्टूड। अब यहाँ से ये एरिया है 2 किलोमीटर तक, इसे एक्चुअली पता, चलो पहले इसको समझते हैं। अगर इस एरिया का पॉपुलेशन जो है मोर देन 10,000 है बट लेस देन 1 लाख है, तो ये जो एरिया है ये आपका अर्बन एरिया बन जाता है। और अगर आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से कोई लैंड बेचते हैं और अगर उस पर कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा कि यहाँ से आपको 2 किलोमीटर देखना है, आपको 2 किलोमीटर मेज़र करना है, ये 2 किलोमीटर जो है ना वो हम एरियली मेज़र करते हैं, ना कि हम बाय रोड नहीं मेज़र करते, वो हम ऊपर से मेज़र करते हैं, एरियली मेज़र करते हैं। वैसे ही ये मैंने 2 किलोमीटर का बताया। अब आगे आते हैं, मान लो ये 6 किलोमीटर का एरिया है, ये 6 किलोमीटर में वही हम एरियली मेज़र करेंगे। और अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 1 लाख है या मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख है, तो ये आपका एक अर्बन एरिया बन जाता है। और अगर यहाँ पे आपका कोई कैपिटल एसेट है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बनेगा और कैपिटल गेन उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 किलोमीटर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सेम वेज अगर पॉपुलेशन जो है बट 8 किलोमीटर, अगर हम यहाँ से 8 किलोमीटर जब देखेंगे ना, तो जो पॉपुलेशन है उसको हम बढ़ा देंगे, उसको हम देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। तो अगर ये मोर देन 10 लाख है देन उसका अगर मोर देन 10 लाख है तो ये आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन गया, अगर आपका उसमें लैंड सिचुएटेड है तो। और उसको सेल करने पे आपको अगर गेन होता है तो वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। अब चलो मैं ना आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली का अगर आप देखें तो दिल्ली के आसपास वाले एरिया जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये दिल्ली में नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ दिल्ली। और अगर ये दिल्ली में नहीं है तो ये शायद ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है,
किनारे पे जाओगे ना तो आपको बहुत छोटे छोटे जगह भी मिलेंगे जो उतना डेवलप नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी गांव में ही आए हैं, बट ये अर्बन नहीं है। अगर उसकी पॉपुलेशन अगर ये चीज़ मीट अप करती है ना, ये कंडीशन, तो वो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाता है। और दिल्ली अदरवाइज़ भी मतलब ओवरली पॉपुलेटेड है, तो आपको आसपास 2 किलोमीटर 6-8 किलोमीटर तक तो पूरा पॉपुलेशन मिलेगा। तो इधर भी अगर किसी के पास लैंड है जिस पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है, तो वो उसका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाता है, और उस पर अगर उसको कोई कैपिटल गेन होता है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। पॉपुलेशन का मतलब बताया गया है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जिस ईयर के लिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं उसके पहले वाले सेंसस को हम कंसिडर करेंगे ये पॉपुलेशन के कंडीशन को, क्राइटेरिया को मीट अप करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनती हैं। अब ये नहीं बनेंगी तो इन पे अगर कोई कैपिटल गेन होता है हमें तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, उस टाइम पे एक्चुअली बॉन्ड की ज़रूरत थी 1999 में, तो ये चीज़ लेकर के आया गया था कि आप गोल्ड डिपॉजिट करिए, हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, आपका गोल्ड वैसे का वैसे ही है और आपको फ्री का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपके पास कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है 1999 वाला, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट है अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 वाला नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन अगर आप उसे बेचते हैं तो जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक्चुअली क्या हुआ, गवर्नमेंट को नीड थी 1999 के टाइम पे, तो आपको पता है ना नीड थी। 2015 के टाइम पे ये स्कीम ये लेकर के आया, बट आई कैन नॉट से कि हाउ मच सक्सेसफुल दिस वाज, बट 1999 के टाइम पे हमारी कंट्री को नीड थी, तो इसलिए ये स्कीम लेकर के आया गया और बेनिफिट दिया गया कि आपका जो कैपिटल, ये जो एसेट आप खरीद रहे हैं, ये जो बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, ये आपका कैपिटल एसेट ही नहीं बनेगा, और कैपिटल एसेट नहीं बनेगा तो अगर आप कल को इसे बेचते भी हैं तो अगर आपको गेन हुआ तो ये टैक्सेबल भी नहीं होगा। और इंटरेस्ट अंडर अबव बॉन्ड इज़ एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, तो कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट कर दिया और इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट कर दिया, सो दैट लोग खुश होकर खरीद सके और कंट्री को जो भी नीड थी वो फुलफिल हो पाए। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्लेनेशन डाला है कि अगर किसी के पास मैनेजमेंट राइट है, प्रॉपर्टी फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट प्रॉपर्टी इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंक्लूडेड एनी राइट इन or in relation to an Indian company including right of management or control over any other right whatsoever। अगर किसी के पास मैनेजमेंट कंट्रोल है या मैनेजमेंट राइट हो, देन दैट वुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैपिटल एसेट, बट इसका हम डीप डिस्कशन जो है वो अपने फॉरेन टैक्सेशन वाले चैप्टर में करेंगे। अब देखो, जब आपने कैपिटल गेन का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ आपको दो चीज़ें हाईलाइट मिली थी। एक तो पहली चीज़ ये थी कि ट्रांसफ़र, दो ही चीज़ें बोला गया था कि अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है जिस प्रीवियस ईयर में होगा, उसी प्रीवियस ईयर में अगर कैपिटल गेन अराइज हुआ है उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र पे, तो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो हमें ये चीज़ पहले सीखना था कि ये कैपिटल एसेट का मतलब होता है क्या होता है और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। हमने कैपिटल एसेट का मतलब सीख लिया कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगर उन चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे सेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, और इसका एक डेडिकेटेड मीनिंग है कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। तो अगर इन कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र होगा उसी प्रीवियस ईयर में ये कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। शुरू करते हैं अब हम ट्रांसफ़र कि ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल, सबसे पहले बोलते हैं सेल, उसके बाद बोलते हैं एक्सचेंज। आपने कुछ चीज़ सेल किया, दैट इज़ ट्रांसफ़र। अगर कोई चीज़ एक्सचेंज की, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफ़र। रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, आपके पास कोई एसेट था जो कि आपने छोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफ़र। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, आपके पास कोई एसेट था जिसके ऊपर आपके पास कोई राइट थी, राइट टू यूज़ या फिर राइट टू डिक्टेट हाउ टू यूज़, और आपने वो राइट छोड़ दी, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफ़र। क्योंकि अगर मेरे पास कोई एसेट है और अगर मेरे पास उसका अधिकार है कि मैं राइट टू यूज़ या फिर मैं डिक्टेट कर सकता हूँ किसी को कि इस एसेट को कैसे यूज़ करना है, और अगर मैं उस अधिकार को छोड़ता हूँ, देन
अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सिनेरियो कि अगर मैं किसी चीज़ पे, किसी एसेट पे अपने राइट को छोड़ता हूँ तो मैं वो फ्री में नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ज़रूर उसके लिए कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैपिटल एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, अगर किसी एसेट का रोड्स वगैरह बनाने के लिए कंपल्सरी एक्विजिशंस होते हैं, तो अगर किसी एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है किसी भी लॉ के अंदर और उसके अगेंस्ट अगर एक्वायर करती है गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लैंड को, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ कंपनसेशन भी मिलता है। तो अगर वो चीज़ हो रही है तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र, और अगर उस पर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन ए केस वेयर द एसेट इज़ कन्वर्टेड बाय द ओनर देयर ऑफ इनटू और इज ट्रीटेड बाय हिम एज ए स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, आपने उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफ़र। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डो नॉट वरी। आपको बस अभी इतना समझना है कि कैपिटल एसेट को अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र। 10 लाख का था और मैंने जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन, क्योंकि अगर मैं खुद ही अपने पर्पज़ के लिए अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो खुद के पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मैं खुद को ही मार्जिन लगा के क्यों बेचूंगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है इस एसेट की। तो अगर 15 लाख है, हमने फेयर मार्केट वैल्यू देखा, वो 15 लाख है, तो 15 माइनस 10 मेरा 5 लाख का जो है कैपिटल गेन हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउिंग ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और नेचर रेफर टू इन सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर हम किसी प्रॉपर्टी का, अगर हम बोलते हैं अलाउिंग द पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 53A, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और मैंने किसी को अलाउ किया उसके पोजेसन के लिए, मैंने कहा कि अब इसको आप पोजेस करिए, तो इसको भी लॉ में, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या माना गया है, ट्रांसफ़र माना गया है। अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 5 से रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है। द एसएससी मिस्टर एक्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1st January 2024 with Mr. Y for rupees 10 lakh. Mr. X hand over the possession of the house property to Mr. Y on 15th of February 2024. Y make the payment of 10 lakh on 30th May 2024. The house property is registered in the name of Mr. Y on 31st July 2024. In this case, the transfer of house taking place on 15th of February 2024. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आपको यही कह रहा था कि अगर आप पोजीशन किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो हमारे लिए जो ट्रांसफ़र हो गया ना इनकम टैक्स एक्ट में, वो 15th of February 2024 को ही हो गया। तो ये 23-24 FY में फॉल कर जाएगा जब हम आपका कैपिटल गेन निकालेंगे। आप समझ रहे मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ। चाहे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बाद में हुई हो, बट हमारे पास कैपिटल गेन निकालने के लिए 23-24 आ गया। इसलिए ये डेफिनेशंस का इम्पॉर्टेंस समझना, और डेफिनेशन को सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, इसके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, आई होप यू अंडरस्टूड। 6 पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाई वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर और एक्वायरिंग शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, company or other association of person by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. अच्छा, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। यूजुअली फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड अदर ड्वेलिंग यूनिट्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर हुआ रहता है। फॉर्म बाय द इंडिविजुअल अलॉटी। मान लो कि ये जो बिल्डिंग है इसमें 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों के नाम पे ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि 24-25 फ्लोर है और एक एक फ्लोर पे जो है 3-3, 4-4 फ्लैट्स हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 लोग रहते हैं। तो ये जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया होगा ना, ये इंडिविजुअल अलॉटी हो गए, आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बिल्डिंग जो है ये रजिस्टर्ड है किसके नाम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन है, ये 100 लोग जिनके नाम पे जिन्होंने ये बिल्डिंग ली हुई है।
तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना इनका नाम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम होगा, बट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो गए ये 100 लोग, फॉर्म बाय द इंडिविजुअल अलॉटी। सम टाइम कंपनी आर ऑल्सो फ्लॉटेड फॉर दिस पर्पस, कभी कभी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह कंपनी भी होती है। एंड अलॉटी टेक शेयर इन सच कंपनी, द शेयर होल्डर मेंबर इन दिस केस आर डीम्ड ओनर ऑफ द फ्लैट। और यहाँ पे जैसे बताया कि 100 लोग हैं वो मेंबर हैं, कई बार यहाँ पे जब कंपनी होगी तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे उसके कुछ, और उस केस में जो ओनर होगा, समझ रहे हो, रजिस्ट्रेशन में कंपनी का नाम होगा बट ओनर जो है वो शेयर होल्डर को माना जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम होगा बट ओनर जो है, जब हम टैक्स वसूल करने जाएंगे तो टैक्स हम इन 100 लोगों से या इस शेयर होल्डर से लेंगे। अंडरस्टूड? are deemed owner of the flat house, and although the legal owner is cooperative society or the company, if the deemed owner transfer the right to use and enjoy the flat by changing the membership of the cooperative society or by transferring the share in the company, it will be treated as transfer। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे हुआ होगा या फिर एक कंपनी के नाम पे हुआ होगा। अंडरस्टूड? अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर यहाँ पे हो सकता है 100 लोग हैं, मैंने माना कि 100 इंडिविजुअल लोग हैं जिन लोगों ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। तो जब हम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे, तो ये 100 लोग जो हैं, ये 100 लोग को हम ओनर मानेंगे, और अगर इस 100 में से किसी एक ने ये अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया तो हम टैक्स वसूल करने इससे नहीं जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं जाएंगे, बल्कि इस पर्सन से जाएंगे और ऐसा मानेंगे कि कैपिटल गेन इस इंडिविजुअल को हुआ है। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह कंपनी हो, बट जब टैक्स देने की बात आएगी तब वो जो भी इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा ना, उससे हम टैक्स लेंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं या उनका जब रिडेम्पशन होता है तो वो भी आपके ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में फॉल होते हैं, और उस केस में उनका मैच्योरिटी हुआ या फिर उनका रिडेम्पशन हो गया तो कैपिटल गेन अगर ऑब्वियसली उसमें होता ही है क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड है वो, तो उस केस में भी अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक आपको लगा होगा आज आपने कुछ बहुत चीज़ नहीं सीखा। आज आपने देखो तो क्या सीखा है, चार्जिंग सेक्शन सीखा है, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन सीखा है और ट्रांसफ़र का डेफिनेशन सीखा है, और आपका इतना सारा टाइम निकल गया। बट ये ना आपके कैपिटल गेन के चैप्टर का बहुत ही सॉलिड बेस बिल्डिंग है। इसके बिना आप कैपिटल गेन के चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आज आपने एक बहुत ही बेस रख लिया। अब आगे जो है, एक बोलते ना, अभी नींव रख ली हमने, अब आगे हम घर बनाएंगे जो जल्दी बनेगा, बट जो बेस लगा ना, इस बेस को बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगा। अब मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि केस लॉ से लिए गए हैं या फिर अदरवाइज़ किसी सर्कुलर वगैरह से मैंने उठा के, मैंने पूरा, ताकि बुक बल्कि ना लगे उसके लिए मैंने पूरा सर्कुलर देने की बजाय मैंने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके उस पॉइंट को यहाँ पे अपने, ये मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स में डाला है ताकि मैं आपको डिलीवर कर सकूं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और जब आप एग्ज़ाम में लिखें ना या फिर जब आप रिवाइज करने जाए तो आपको बुक बल्कि ना लगे। देखो, जो आपका पहला पॉइंट है वो आपका ये बोलता है कैपिटल गेन अराइज ऑन सेल ऑफ, वेदर कैपिटल गेन अराइज ऑफ सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स। क्या सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स पे, अगर सिल्वर यूटेंसिल्स है और अगर हम उन्हें बेचते हैं तो क्या कैपिटल गेन अराइज होता है? इस केस को, इस क्वेश्चन को डील किया गया CIT वर्सेस बनारसी लाल कटरिया वाले केस में, जहाँ पे SSC ने ये कंटेंट किया कि सिल्वर यूटेंसिल्स जो है वो उसकी पर्सनल इफेक्ट हैं। और अगर प्रैक्टिकल व्यू देखें इस केस का तो काफ़ी सारे घरों में, अगर आप पुराने राजा महाराजा को देख लो तो सिल्वर और गोल्ड के बर्तन बड़े ही कॉमन होते थे उनके लिए, बट अदरवाइज़ भी नॉर्मल घरों में भी आपने देखा होगा कि सिल्वर की कटोरी या सिल्वर के स्पून यूज़ होते हुए। तो यहाँ पे जो SSC ने अपना कंटेंट दिया कि ये मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, held that silver utensils like katori, thali etc. are meant for personal use, although may not be used daily, still personal effect, and it do not depend on the financial status of the SSC। राजा महाराजा तो हर एक दिन अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करते थे, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो कॉमन लोग हैं ना वो भी सिल्वर की कटोरी या सिल्वर के चम्मच रखते थे और उनको वो पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते थे।
तो इस केस को, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझा गया एंड इट वाज डिसाइडेड कि हाँ, ये चीज़ जो है, जो एसएससी कंटेंट कर रहा है कि ये उसके पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं और ये उसके स्टेटस से कोई रिलेशन नहीं है कि वो राजा है तभी उसके पास ये चीज़ें होंगी, ये एक कॉमन मैन के पास भी देखा गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, कैपिटल गेन अराइज ऑन सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स, द आंसर इज़ नो। और आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इस केस में ये चीज़ें डिसाइड हुई थी कि these utensils are for personal use, may not be used daily, but these are personal effect and it do not depend on the financial status of the SSC। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आपको ना बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये केस दिख रहा होगा। मैंने जानबूझ के इन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। देखो, जब हम केस लॉ को पूरा का पूरा छाप देते हैं ना, बुक से उठा करके, इंस्टीट्यूट की बुक से उठा करके, या फिर कोई सर्कुलर है, अगर मैं पूरा का पूरा आपको दे दूँ, आप समरी समझ जाएंगे कि ये सर्कुलर या फिर ये केस लॉ कहना क्या चाहता है। आपको उस, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएंगे ना, आप उसको लिखेंगे अपने वर्ड्स में ही, ओके, आप उसको अपने वर्ड में ही लिखेंगे। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे जितने पॉइंट्स, या फिर आगे भी आपको मेरे नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, वो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। रीज़न बीइंग, मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहती थी, कुछ वर्ड्स देना चाहती थी, जैसे कि एसएससी ने कंटेंट किया कि ये जो चीज़ें हैं ये उसकी पर्सनल यूज़ के लिए हैं, चाहे डेली यूज़ ना हो रही हो, बट स्टिल ये चीज़ें पर्सनल इफेक्ट की हैं और इसका फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। इतनी चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में भर ले तो कहानी, तो आपको मतलब आंसर, नॉट कहानी, सीए एग्ज़ाम इज़ अ वेरी सीरियस एग्ज़ाम, तो आपको आंसर तो अपना खुद से ही फॉर्म करके लिखना है, बट आपको बस ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत हैवी ना लगे बुक, बहुत नोट्स बहुत हैवी ना लगे, मैंने चीज़ों को ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश करी है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने पहला पॉइंट समझ लिया होगा। वेदर कैपिटल गेन अराइज ऑन द सेल ऑफ गोल्ड बार, sovereign etc. used for puja in case of Maharaja Hemant Singh, some gold sovereign and silver coins were sold, and SSC claimed that these assets do not form capital asset and these are used by the SSC and his family for personal use, and it was evident that these were used for Mahalakshmi Puja and other festival, held that only those effects can be said to be personal which pertain to SSC person. According to Supreme Court, gold sovereign, silver coin and silver bar have been used for puja as a matter of pride, therefore capital gain is taxable in this case। देखो, पर्सनल इफेक्ट और मैटर ऑफ प्राइड दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर्सनल इफेक्ट का मतलब हो गया कि मैं इन चीज़ों को अपने, ये मेरे लिए कोई प्राइड का मैटर नहीं है, मैं इन चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करता हूँ। तो जो सिल्वर यूटेंसिल्स थे, जो कटोरी थे, जो चम्मच थे, उसको मैं हमेशा यूज़ करता था एवरीडे जब मैं खाना खाता था, तो वो आपकी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हो गई हैं, इसलिए वो कैपिटल गेन के एस्पेक्ट से, कैपिटल एसेट के एस्पेक्ट से बाहर हो जाती हैं। बट जब हम बात करते हैं गोल्ड बार की, सॉवरेंस की, या फिर गोल्ड सॉवरेन, सिल्वर कॉइन्स की या सिल्वर बार की, तो ये कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ आने वाली चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों को हम अपने प्राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा हो तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि पर्सनल इफेक्ट की जो चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से, बट यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, सिल्वर कॉइन्स हो गए या सिल्वर बार हो गया, ये आपकी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें नहीं है, ये आपकी मैटर ऑफ प्राइड की चीज़ें हैं। इसलिए अगर आपने इसे बेचा अगर कैपिटल गेन हुआ तो आपका टैक्सेबल होगा। थर्ड है, वेदर गोल्ड यूटेंसिल्स आर पर्सनल इफेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो, और इस पे जो है टैक्स लग जाएगा, ये टैक्सेबल होगा। व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट? ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर एसेट एक्सचेंज होता है, दो एसेट हैं और अगर ये एक्सचेंज हो गए, मैंने आपसे गोल्ड लिया और बदले में आपको सिल्वर दिया, या फिर कुछ भी, आप अपनी प्रॉपर्टी के बदले मैंने आपसे गोल्ड ले लिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मेरे पास एक लैंड है और इस लैंड के बदले मैंने आपका गोल्ड लिया, ठीक है, मैंने आपको अपना लैंड दिया, गोल्ड लिया, मेरे पास गोल्ड था, मैंने आपको गोल्ड दिया और उसके बदले में मैंने आपसे कुछ और ले लिया, सिल्वर ले लिया या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी कैपिटल एसेट मैं बोल दूँ, वो ले लिया, कोई बिल्डिंग ले ली, कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ। उसका टैक्स इम्प्लीकेशन अब हम पढ़ने वाले हैं कि उस पर टैक्स जो है कैसे लगेगा, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ मिस्टर ए हैज़ परचेज ए हाउस फॉर ₹20 लाख एंड ही एक्सचेंज हाउस विथ मिस्टर बी एंड रिसीव गोल्ड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख। देखो, मेरे पास एक हाउस था और ये रहा गोल्ड। अब मिस्टर ए मिस्टर बी की बात हम हटाते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये जो हाउस था वो मैंने 20 लाख में ख़रीदा था और
इसको जब मैं बेच रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 50 लाख का गोल्ड आ रहा है। अब इंडेक्सेशन, आई नो यू नो अबाउट इंडेक्सेशन, बस उस चीज़ों को छोड़ दो, इंडेक्सेशन को इग्नोर करके मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। यहाँ पे कैपिटल गेन क्या होगा? मैंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेची, 20 लाख की प्रॉपर्टी को मैंने 50 लाख में बेचा। साफ आपको समझ में आ रहा है, कोई बहुत हेडेक वाली बात नहीं है कि मेरे पास 20 लाख की प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने 50 लाख में बेचा, और कैश की बजाय यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? गोल्ड मिल रहा है। तो मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू जो हो जाएगा वो 50 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 20 लाख, उस पर लगाएंगे हम इंडेक्सेशन, और मेरे पास अभी इंडेक्सेशन को हटाते हैं तो यहाँ पे 30 लाख का मेरे पास कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। Then Mr. B has transferred house of rupees 50 lakh. Capital gain on the house shall be 50 lakh minus 20 lakh, 50 minus 20 lakh in the hand of Mr. A. 50 minus 20 जो भी 30 लाख रुपए, ये कैपिटल गेन हो जाएगा in the hand of Mr. A. Understood my point? Okay. और ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट ये बोला गया है कि मिस्टर ए जिनको गोल्ड यहाँ पे अपना हाउस बेच के उनको गोल्ड मिल रहा है ना, तो गोल्ड की जो कीमत हो जाएगी, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हो जाएगा इस गोल्ड का, कल को मिस्टर ए इस गोल्ड को भी बेच सकते हैं, पॉसिबल है। उस टाइम पे भी हमें कैपिटल गेन निकालना होगा। कैपिटल गेन निकालने के लिए जितने में वो इस गोल्ड को बेचेंगे वो उनका सेल वैल्यू हो जाएगा। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए बोला गया है कि जितने में, अब ये जो 50 लाख रुपए है ना, ये 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। Whether redemption of preference share amount to transfer, the answer is yes. Capital gain on redemption of preference share will be taxable. Next point है, whether cost incurred on training of animal is treated as cost of improvement. अगर पूरी कहानी ना पढ़ूँ आपके पास तो मैं इसको बोलूँगी कि हाँ, अगर आपके पास कोई एनिमल है, मेजरली ये हॉर्सेस पे होते हैं, और अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, रेस में ले जाने के लिए इन हॉर्सेस को ट्रेन किया जाता है, तो कि जब विसल हो तो दौड़ना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब हम इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनके ट्रेनिंग पे हम कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इस हॉर्स के वर्थ को बढ़ा देगा। सपोज़ करो मेरे पास एक हॉर्स है जिसको मैंने 2 लाख रुपए में ख़रीदा था। अब मैंने उसे ट्रेन कर लिया, मैंने उसको कुछ रेसेस में लगाया, कल को मैंने सोचता हूँ 2 साल बाद कि अब इसे बेच देता हूँ, किसी भी रीजन से मैं उसे बेच रहा हूँ। अब जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो मैंने 2 लाख में ख़रीदा, अगर मैं उसे ट्रेन नहीं करता तो मैं उसे 5 लाख में बेचता, बट क्योंकि मैंने ट्रेन कर दिया है तो अब इसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो मैंने इसको ट्रेन करने पे जो खर्चा किया, दैट वुड ऑब्वियसली बी इट्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला कि येस, दैट अमाउंट टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड वेदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनिमल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल, द आंसर वुड बी येस। दोनों का आंसर येस होगा। उसका भी लॉजिक समझा देती हूँ आपको। देखो, एक एनिमल था, ठीक, एक गाय थी, हम ले लेते हैं हमारे पास, वी हैड 1 काउ। अब इसके पास एक छोटा सा बेबी हुआ, इसको द काउ वॉज प्रेग्नेंट और इसको एक बेबी होने वाला था। अब जब बेबी हुआ, जब हम उसको कुछ टाइम बाद बेचते हैं तो ऑब्वियसली दैट जितना भी हमने खर्चा लगा इस बेबी के नर्चर में या फिर प्रेगनेंसी में, इस काऊ पे जितना खर्चा किया, दैट वुड बी सॉरी नॉट नर्चरिंग तो हो जाएगी अगर हम इसका नर्चर कर रहे हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं ना, अगर हम इसको कुछ खिलाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, दैट वुड नॉट बी कैपिटलाइज, वो आपका कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। बट जो हमने काऊ पे खर्चा किया है ना, इस बेबी को इसके प्रेगनेंसी के टाइम में, ताकि हमें ये बेबी हो जाए, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस बेबी काउ। अंडरस्टूड माई पॉइंट? फॉर दिस काफ। ओके, अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। वही अमाउंट देके मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। 7th पॉइंट पे हम आते हैं, एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ वन कंपनी विद शेयर ऑफ अनदर कंपनी, अमाउंट टू ट्रांसफर। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द एसएससी कंपनी वॉज डीलर इन शेयर एंड हेल्ड 1,45,000 शेयर ऑफ this limited which were purchased at a face value of 10 each. The new company Oxygen Limited, सॉरी मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज़ अ ड्राफ्ट नोट, तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का जो है आपको मिस्टेक दिखेगा। Was formed in Jan 2019 and made an offer to SSC company to obtain this much share in Acetylene Limited in exchange of allotment of 55,100 share of rupees 10 each. The SSC company exchanged the share but continued to show share of Oxygen Limited at rupees this. The SSC officer argued, assessing officer जो है, कि SSC had made a transfer of this share at 5510 and 40 should be treated as business profit of the SSC. और इस केस में हुआ क्या? Yes,
द पॉइंट वॉज वैलिड, द पॉइंट वॉज करेक्ट। असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट को वैलिड माना गया कि अगर हम एक शेयर के बदले एक कोई ABC कंपनी है और या इसके हमारे पास शेयर हैं, और अगर हम इस शेयर के बदले DEF के शेयर को एक्वायर करते हैं, ये वैसे ही हो गया ना कि मैंने अपना घर बेचा और घर के बदले मुझे क्या मिला, गोल्ड मिला। वैसे ही मेरे पास ABC का शेयर था, कुछ भी 100 मेरे पास शेयर थे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, और इन 100 शेयर्स की कीमत अगर 10,000 रुपये थी और मैं DEF के शेयर को एक्वायर करती हूँ, इस DEF की कीमत जो है वो मेरे पास हो गई है 20,000 रुपये। तो 20,000 माइनस 10,000, जो मेरे पास 10,000 हुआ ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल गेन हुआ। आप अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाउस और गोल्ड वाली सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम एक एसेट का ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एसेट से, तो वो ऑब्वियसली हमारा क्या बन जाता है, एक ट्रांसफ़र बन जाता है और कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट पे आते हैं। लैंड बिल्डिंग हैव टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। द आंसर वुड बी येस। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेट एसेट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। 9th पॉइंट है कंपनसेशन पेड फॉर एविक्शन ऑफ हटमैन ड्वेलर। Okay, room land which is sold would be treated as cost of improvement. The answer would be yes. चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, इसको मत पढ़ो। हुआ क्या, हटमेंट्स होते हैं ना, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं ना, जो छोटे छोटे मकान होते हैं, ये लैंड जो था चलो क्या लो, मिस्टर ए का एग्जांपल हम लेते हैं। मिस्टर ए थे, उनके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट था जहाँ पे कुछ ड्वेलर्स हैं, छोटे छोटे मकान हैं और इसमें कुछ लोग रहते हैं, ठीक। अब होता क्या है, मिस्टर ए तो चले गए, ही इज़ डेड नाउ। मिस्टर ए का बेटा होता है मिस्टर बी, ही वांट्स टू सेल दिस प्रॉपर्टी, ओके। अब इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ये लोग जो थे ये हट ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं हम तो बहुत दिनों से हैं, हम नहीं हटेंगे। इनको हटाने के लिए क्या किया कि मिस्टर बी ने कुछ कंपनसेशन दिया। तो केस लॉ जो था वो यहाँ पे ये कह रहा था कि जो ये कंपनसेशन पे हुआ ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मानी जाएगी, क्योंकि ये लोग नहीं हट रहे थे। इन लोगों को हटाने के लिए मुझे जो ये पैसे देने पड़े, दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और इसका मुझे एज ए COI डिडक्शन मिलना चाहिए। तो लास्ट में जो डिसाइड हुआ दैट वाज कि येस दैट वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलो आपको थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन करती हूँ। एक घर है, इस घर में एक रेंटर है जो 15 साल से रह रहा है। अब 15 साल से रह रहा है, उसके बाद से जो घर का जो ओनर है वो सोचता है कि मैं इस घर को बेच देता हूँ, ये रेंटर हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ओनर जो है इस रेंटर पे लीगल एक्शन लेगा, दैट वुड बी डिल्ट अंडर ए सेपरेट लॉ, सेपरेट केस बनेगा, वो चीज़ें अलग होंगी। बट यहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इस ओनर को, इस रेंटर को हटाने के लिए कुछ पैसे देने पड़े। उसने कहा कि मैं हटूंगा बट मुझे फिर तुम इतने पैसे दो, तो उसने उतने पैसे दे दिए और उसके बाद से ये रेंटर हटा। तो जो पैसे इसने दिए, जो कंपनसेशन रेंटर को दिया ओनर ने, दैट वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। इसने गलत किया, इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसे हट जाना चाहिए, ये लीगल एक्शन लेगा, दैट इज़ ए सेपरेट केस, दैट इज़ ए सेपरेट लॉ। आपको ये समझना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट टू ट्रांसफ़र। द आंसर वुड बी येस। जी नरसिम्हा राव के केस में ये डिसाइड हुआ था कि अगर कैपिटल आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है देन दैट वुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। अब हमारे पास देखो, आज की क्लास में ना, इसको मैं नहीं कुछ लिखती हूँ यहाँ पे। आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा है पहला, और आज की क्लास में हमने पढ़ा है ट्रांसफ़र का डेफिनेशन, और आज की क्लास में हमने 3rd पॉइंट पढ़ा है कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। और इन डेफिनेशन को ही मिला करके हमारे पास कुछ केस लॉ आए थे। उस केस लॉ को मैंने नाम दिया सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब मेरे गले में दर्द हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड ऑल ऑफ दैट, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। बट आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड यस, दिस इज़ फॉर नवंबर 2024।